सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस विभाग में हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस देखेंगे और ये व्यवहार कुछ जटिल किस्म के हैं, तो इन्हें किस तरह से दर्ज करना है। हम देखेंगे कि जटिल यानी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज जर्नल बुक में किस तरह से करनी है। हमें जर्नल का फॉर्मेट पता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। ये 5 स्तंभों वाला फॉर्मेट है। पहला है डेट, दूसरा है पर्टिकुलर्स जिसमें हम व्यवहारों को दर्ज करते हैं, तीसरा है लेजर फोलियो, बाद में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो यहां पर कुछ व्यवहारों के उदाहरण देखते हैं। यहां पर कुछ आर्थिक व्यवहार देखेंगे। स्थिति कुछ ऐसी है, हमें सचिन ट्रेडर्स के बुक में कुछ व्यवहार दर्ज करने हैं और मान लेते हैं कि पहला है 5 अप्रैल को 12,500 का माल मुफ्त सैंपल्स के तौर पर बांट दिया गया। दूसरा है 7 अप्रैल को अमित को 10,000 रुपए के लिस्ट प्राइस सूची कीमत पर माल बेच दिया। उसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट 5% दिया। तो यहां पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये इतने आसान व्यवहार नहीं हैं। इनमें से हमें कुछ और बातें समझनी होंगी। अगला व्यवहार 10 अप्रैल 15,000 का वेतन दिए बिना रह गया और मकान मालिक का 5,000 भाड़ा देना भी बाकी है। अगला व्यवहार 13 अप्रैल और यह कहता है कि राहुल से आने वाले 1,000 रुपए अब डूब गए। 17 अप्रैल 2,000 रुपए का माल प्रोप्राइटर ने इस्तेमाल किया। आगे 23 अप्रैल 30,000 रुपए के मशीन की कीमत पर 10% हर साल के हिसाब से 2 महीनों का डिप्रिसिएशन लगाना। तो मशीन की कीमत है 30,000, उसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन। आगे 26 अप्रैल कैपिटल पर 6% महीने के हिसाब से 9 महीने के लिए 1.5 लाख रुपए का ब्याज देना। और ये हमारा आखिरी व्यवहार है और ये हुआ 30 अप्रैल को। एक्स दिवालिया हो गया जिसने 20,000 रुपए देने थे। उसकी जायदाद से आखिरी लाभांश जो कि रुपए में से 60 पैसा है वो मिला। तो हम देख सकते हैं कि ये सब अलग किस्म के व्यवहार हैं। हम इन व्यवहारों को एक के बाद एक समझ लेंगे और जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो पहले व्यवहार से शुरुआत करते हैं और ये कुछ इस प्रकार है। 5 अप्रैल को 12,500 का माल मुफ्त सैंपल्स के तौर पर बांट दिया गया और ये जर्नल का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम इस व्यवहार को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और ये 5 अप्रैल को है, तो हम यहां पर तारीख लिखेंगे 5 अप्रैल। आगे ये कहता है 12,500 का माल, तो ये एक आर्थिक व्यवहार है। अकाउंट्स में गुड्स का परचेज अकाउंट मान लिया जाता है। ये एक मॉनेटरी कीमत है और ये माल मुफ्त के सैंपल्स की तौर पर बांट दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस है, या आसान शब्दों में ये एक विज्ञापन स्वरूप है। तो मैं यहां पर लिखता हूं ADVT, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। और अगर हम अकाउंट्स का आधुनिक वर्गीकरण देखते हैं तो दोनों ही एक्सपेंसेस हैं। आधुनिक अकाउंट्स के अनुसार हमारे पास अकाउंट्स के 5 प्रकार हैं और इस व्यवहार में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट है, मतलब माल जो कि परचेज अकाउंट है वो एक एक्सपेंस अकाउंट है और उसमें गिना जाएगा। और हम देख सकते हैं कि जो कि माल को बांट दिया गया है तो ये कीमत में माना जाएगा। तो परचेज अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट घट रहा है। और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये एक एक्सपेंस अकाउंट है और ये बढ़ता है। और हमें आधुनिक वर्गीकरण के डेबिट और क्रेडिट के नियम पता है और वो कहते हैं कि डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंस और क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंस। तो अगर यहां पर हम देखें तो एडवर्टाइजमेंट में बढ़त है और हम इसे डेबिट में लिखेंगे।
तो मैं यहां पर लिखता हूं एडीवीटी एक्सपेंस अकाउंट और उसके सामने हम लिखेंगे डेबिट डीआर और उसका मूल्य हम लिखेंगे जो है 12,500 और क्रेडिट एंट्री हम हमेशा टू से शुरू करेंगे तो टू परचेज अकाउंट और उसके सामने हम लिखेंगे 12,500। तो आधुनिक वर्गीकरण के क्रेडिट और डेबिट के नियमों के अनुसार नियम ये कहता है कि डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंस और क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में बढ़त और परचेज अकाउंट में गिरावट। बेशक माल को बांट दिया है तो उसमें गिरावट है, तो एक्सपेंस में गिरावट हम क्रेडिट में लिखेंगे, एक्सपेंस में बढ़त हम डेबिट में लिखेंगे। हमने यहां पर एक व्यवहार दर्ज किया और आखिर में हम यहां पर इसका वर्णन आसान अंग्रेजी में लिखेंगे और वो कुछ इस तरह का होगा। काउंट्स में हम लिखेंगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और नीचे हम एक क्लोजिंग लाइन समापन रेखा बना देंगे जिसका मतलब है यहां पर व्यवहार पूर्ण हुआ, तो इसे हम एक रेखा बना के खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार पहला व्यवहार जर्नल बुक में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम अगला व्यवहार देखेंगे। ये व्यवहार नंबर 2 है और ये कुछ इस प्रकार है। ये कहता है कि 7 अप्रैल को अमित को 10,000 रुपए के लिस्ट प्राइस पर माल बेच दिया, उसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट 5% दिया। तो हम यहां पर 3 तकनीकी शब्द देख सकते हैं। पहला है लिस्ट प्राइस यानी बिक्री मूल्य और हमारे मामले में ये 10,000 रुपए है। दूसरा शब्द है ट्रेड डिस्काउंट और तीसरा शब्द है कैश डिस्काउंट। तो मैं यहां पर इसकी श्रेणी लिखता हूं डिस्काउंट। ये 2 भागों में विभाजित होगा, पहला है ट्रेड और दूसरा है कैश। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? जब किसी भी व्यापार में जब बहुत ज्यादा तादाद में परचेज है तब बेचने वाला या माल देने वाला ट्रेड डिस्काउंट देता है। और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है विक्रेता को जब तुरंत पैसों की जरूरत होती है तो वो कैश डिस्काउंट देता है। तो जब तुरंत पैसों की जरूरत हो तब विक्रेता खरीदने वाले को कैश डिस्काउंट देता है। तो यहां पर 2 चीजें हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब हमें यह व्यापार जर्नल में दर्ज करना है। पहले हम फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। ये 5 स्तंभों वाला फॉर्मेट है। यहां पर हम देख सकते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अब पहले हम देखेंगे कि अकाउंट्स का वर्गीकरण और पहला है परंपरागत वर्गीकरण। और परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार अकाउंट्स के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। डेबिट और क्रेडिट के नियम एवं परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार इस व्यवहार में हम देख सकते हैं सेल्स और डिस्काउंट। अगर हम सेल्स की बात करें तो ये एक नाम मात्र अकाउंट है और अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो ये भी एक नाम मात्र अकाउंट है। तो मूल रूप से सेल्स इनकम है और डिस्काउंट एक एक्सपेंस है। ये एक दिया गया डिस्काउंट है तो ये व्यापार के लिए एक्सपेंस है। हमें नियम पता है कि जब कोई भी एक्सपेंस होता है हम हमेशा डेबिट करते हैं और जब इनकम होता है हम क्रेडिट करते हैं। तो ये परंपरागत तरीके से है। और दूसरा तरीका है जो आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार 5 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं और 5 में से 2 आप देख सकते हैं, एक है सेल्स और दूसरा है डिस्काउंट। तो सेल्स एक रेवेन्यू अकाउंट है और डिस्काउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है। और हम यहां पर यह भी देख सकते हैं कि एक्सपेंस में बढ़त है और जब एक्सपेंस में बढ़त होती है हम हमेशा डेबिट में डालते हैं। रेवेन्यू में बढ़त हम हमेशा क्रेडिट में डालते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के डेबिट और क्रेडिट के
अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में व्यवहार दर्ज करेंगे और ये तारीख से शुरू होगा। तो ये है 7 अप्रैल को। और पर्टिकुलर्स में हम पहले लिखेंगे डेबिट एंट्री और बाद में क्रेडिट एंट्री। हम पहले डेबिट में लिखेंगे और देखेंगे कि डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस पर कैसे कैलकुलेट करना है। हम पहले देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम लिस्ट प्राइस या बिक्री मूल्य देखते हैं तो वो है 10,000 रुपए और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो अगर हम 10,000 का 10% निकालते हैं तो वो आता है 1,000। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमें मिलते हैं 9,000 रुपए। इसके बाद हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं जो है 5%। तो 9,000 में से 5% कम करो जो है 450 रुपए। 9,000 में से 450 घटाओ तो आता है 8,550 रुपए। तो विक्रेता या माल देने वाले को यह मिलता है। अब यहां पर यह रकम कैसे लिखनी है? सबसे पहले दोनों वर्गीकरण एवं डेबिट और क्रेडिट के नियमों के अनुसार हम लिखेंगे डेबिट एंट्री और हम इस तरह से शुरू करेंगे कैश अकाउंट और आगे हम लिखेंगे डेबिट और अंत में विक्रेता को जो मिलने वाला है ये वो मूल्य है, ये है 8,550। तो हम यहां लिखेंगे 8,550 रुपए। आगे दिया गया डिस्काउंट तो हम देख सकते हैं ये एक्सपेंस है डेबिट। तो मैं संक्षेप में लिखूंगा डिस्काउंट अलाउ अकाउंट और आगे लिखेंगे डेबिट। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यहां पर लिखेंगे कैश डिस्काउंट ना कि ट्रेड डिस्काउंट। अब क्रेडिट एंट्री 2 तो ये सेल्स है और हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। क्रेडिट स्तंभ में लिखेंगे 9,000। 8,550 में 450 मिलाकर आता है 9,000। और आखिर में हम वर्णन लिखेंगे आसान अंग्रेजी में बीइंग गुड सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउ और हम रेशा बनाकर इस व्यवहार को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जर्नल में डिस्काउंट एंट्रीज दर्ज करते हैं। अगला व्यवहार है जो कि तीसरा व्यवहार है। 10 अप्रैल को 15,000 का वेतन दिए बिना रह गया। तो अगर हम वेतन देखते हैं तो वो एक व्यापार का एक्सपेंस है और वो दिए बिना रह गया मतलब वो है एक लायबिलिटी। क्योंकि ये अभी तक नहीं दिया गया, ये एक लायबिलिटी है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो नहीं दी हुई सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और ये बिजनेस लायबिलिटी है और सैलरी एक एक्सपेंस अकाउंट है। तो ये फॉर्मेट है। हम डेबिट और क्रेडिट के नियम देखेंगे और हम ये नियम दोनों के लिए देखेंगे, आधुनिक वर्गीकरण और परंपरागत वर्गीकरण। तो हम पहला देखते हैं परंपरागत वर्गीकरण। तो परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार अकाउंट्स के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। अब अगर हम व्यवहार को देखते हैं तो एक है सैलरी जो एक एक्सपेंस अकाउंट है और एक्सपेंस एक नाम मात्र अकाउंट है। तो सैलरी नाम मात्र अकाउंट होगा। और अगर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखते हैं तो वो एक व्यक्तिगत अकाउंट है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक व्यक्तिगत अकाउंट है। व्यक्तिगत अकाउंट की बात करें तो वो भी 3 प्रकार का है। पहला है स्वाभाविक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति और तीसरा है प्रातिनिधिक व्यक्तिगत अकाउंट। तो अगर हम प्रातिनिधिक व्यक्तिगत अकाउंट की बात करें तो पहला उदाहरण है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। दूसरा हो सकता है मालिक ने दिया हुआ कैपिटल। तो ये कुछ श्रेणियां हैं जो प्रातिनिधिक व्यक्तिगत अकाउंट हैं। तो ये परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार है। आधुनिक वर्गीकरण क्या कहता है कि अकाउंट्स के 5 प्रकार हैं और अगर हम अपना व्यवहार देखेंगे तो एक एक्सपेंस अकाउंट है और दूसरा है लायबिलिटी। अब नियम क्या कहता है
कि एक्सपेंस हमेशा बढ़ता है, तो हम उसे डेबिट में रखेंगे और लायबिलिटी जो है बाकी रह गई सैलरी वो बढ़ती है, तो हम हमेशा उसे क्रेडिट में रखेंगे। तो ये आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार नियम है। अब अगर हम परंपरागत वर्गीकरण देखते हैं तो सैलरी एक नाम मात्र अकाउंट है और ये एक एक्सपेंस है, तो हम हमेशा डेबिट में रखेंगे। और प्रातिनिधिक व्यक्तिगत अकाउंट जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी, हम हमेशा क्रेडिट में रखेंगे। तो हम इसे जर्नल में दर्ज कैसे करेंगे? हम पहले तारीख डालेंगे और ये है 10 अप्रैल। पहले हम डेबिट एंट्री लिखेंगे। हमारे उदाहरण में डेबिट है सैलरी एक्सपेंसेस और यहां पर हम लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट और यहां पर डेबिट रकम लिखेंगे जो है 15,000 और आगे लिखेंगे क्रेडिट एंट्री जो हमेशा 2 से शुरू होती है और वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। मैं इसे संक्षेप में लिखूंगा। उसके सामने भी हम लिखेंगे 15,000 और आसान अंग्रेजी में वर्णन लिखेंगे बीइंग सैलरीज ड्यू और हम इस व्यवहार को खत्म कर देंगे। अगला व्यवहार कुछ इस तरह से है और ये चौथा व्यवहार है। ये कहता है कि 13 अप्रैल को राहुल से आने वाले 1,000 रुपए डूब गए। तो यहां पर एक तकनीकी शब्द आता है बैड डेट। इसका मतलब यह है कि ऐसी रकम जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो किसने रकम डुबाई है? तो इस पार्टी का नाम राहुल है। हम इस व्यवहार को विस्तार पूर्वक देखेंगे। अब मान लेते हैं कि राहुल ने कुछ दिन पहले 1,000 रुपए का सामान खरीदा, तो राहुल बन जाता है डेटर। अब कर्जदार ने सप्लायर को पैसे देना बनता है। राहुल के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और उसका दिवाला निकल गया है और सप्लायर अभी वो 1,000 रुपए प्राप्त नहीं कर सकता। तो राहुल जो कर्जदार है वो डिफॉल्टर है। ये एक बैड डेट है, रकम जो वसूल नहीं की जा सकती और ये रकम है 1,000। तो अब हम देखेंगे इसे जर्नल में कैसे दर्ज करना है। पहले हम डेबिट और क्रेडिट के नियम समझ लेंगे। पहले हम परंपरागत वर्गीकरण देखते हैं। अगर यहां हम देखें तो राहुल एक स्वाभाविक व्यक्ति है और बैड डेट एक व्यापार में आया हुआ एक्सपेंस है। तो व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र ये परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार अकाउंट्स के प्रकार हैं। डेबिट और क्रेडिट के नियम। अगर यहां हम इस व्यवहार को देखते हैं तो बैड डेट एक नाम मात्र अकाउंट है, ये एक्सपेंस है और व्यक्तिगत अकाउंट है स्वाभाविक अकाउंट जो कि है राहुल। तो नियम ये कहता है कि राहुल अ गिवर, क्रेडिट द गिवर और बैड डेट एक एक्सपेंस है, तो इसे हम हमेशा डेबिट में रखेंगे। अब हम आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार इसे देखेंगे। हम यहां पर देख सकते हैं कि एक अकाउंट है कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट है एक्सपेंस अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब सचिन ने गुड्स बिजनेस से बाहर निकाला, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कैपिटल में गिरावट है क्योंकि सचिन ने माल निकाला है, तो वहां पर कैपिटल में गिरावट है। और इसी तरह से अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में भी गिरावट है। अगर ऐसा है तो कैपिटल में गिरावट हम डेबिट करेंगे और एक्सपेंसेस में गिरावट जो हमारे मामले में परचेज अकाउंट है हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो इसे दर्ज कैसे करना है? पहले हम तारीख लिखेंगे 17 अप्रैल, फिर हम लिखेंगे डेबिट एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और उसका मूल्य है 2,000 और आगे क्रेडिट टू परचेज अकाउंट, क्रेडिट स्तंभ में लिखेंगे 2,000, वर्णन में लिखेंगे बीइंग गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर और हम व्यवहार को खत्म करेंगे। तो इसे बुक्स में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तारीख जो है 13 अप्रैल और तकनीकी भाषा में जर्नल एंट्री लिखेंगे। सबसे पहले डेबिट एंट्री और इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे बैड डेट अकाउंट और उसके सामने लिखेंगे डेबिट।
और डूबी हुई रकम जो है 1000। आगे हम लिखेंगे क्रेडिट जो है राहुल। यहां हम कंस में लिखेंगे डेटर और ये क्रेडिट है। क्रेडिट के कॉलम में हम लिखेंगे 1000। आखिर में वर्णन बीइंग ₹1000 ड्यू फ्रॉम राहुल इज, संक्षेप में लिखेंगे बीडी, बैड डेट, और हम इस व्यवहार को खत्म करेंगे। अगला व्यवहार जो कि 5 नंबर का व्यवहार है, यह है 17 अप्रैल को और ये कहता है 2000 रुपए का माल प्रोप्राइटर ने इस्तेमाल किया। तो हमारे मामले में प्रोप्राइटर है सचिन ट्रेडर्स। तो प्रोप्राइटर ने कुछ माल अपने बिजनेस से बाहर निकाला। तो अकाउंटिंग की भाषा में हम इसे ड्रॉइंग कहते हैं, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। और अगर गुड्स की बात करें तो अकाउंटिंग की भाषा में ये एक परचेज अकाउंट है और उसकी कीमत यहां दी है 2000। हम इसका फॉर्मेट लिखेंगे और डेबिट एवं क्रेडिट के नियमों के अनुसार इसे जर्नल में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर परंपरागत अकाउंट के अनुसार डेबिट और क्रेडिट की एंट्री देखते हैं। जब हम ड्राइंग की बात करें तो मूलतः ये एक व्यक्तिगत अकाउंट है और अगर हम परचेज की बात करें तो ये एक्सपेंस में गिरावट है। तो ये एक नाम मात्र अकाउंट है। तो ड्राइंग जो सचिन से हुआ है वो है एक व्यक्तिगत अकाउंट। सचिन जो है वो गुड्स का रिसीवर है और इसीलिए हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे और परचेज जो कि एक्सपेंस में गिरावट है वो एक नाम मात्र अकाउंट है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार है। अब हम आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार इसे देखेंगे। हम यहां पर देख सकते हैं कि एक अकाउंट है कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट है एक्सपेंस अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब सचिन ने गुड्स बिजनेस से बाहर निकाला, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कैपिटल में गिरावट है क्योंकि सचिन ने माल निकाला है, तो वहां पर कैपिटल में गिरावट है। और इसी तरह से अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में भी गिरावट है। अगर ऐसा है तो कैपिटल में गिरावट हम डेबिट करेंगे और एक्सपेंसेस में गिरावट जो हमारे मामले में परचेज अकाउंट है हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो इसे दर्ज कैसे करना है? पहले हम तारीख लिखेंगे 17 अप्रैल, फिर हम लिखेंगे डेबिट एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और उसका मूल्य है 2000 और आगे क्रेडिट टू परचेज अकाउंट, क्रेडिट स्तंभ में लिखेंगे 2000, वर्णन में लिखेंगे बीइंग गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर और हम व्यवहार को खत्म करेंगे। अगला व्यवहार जो है व्यवहार नंबर 6 और ये कुछ इस प्रकार है। ये हुआ है 23 अप्रैल को। ये कहता है कि 30,000 रुपए के मशीन की कीमत पर 10% हर साल के हिसाब से 2 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना। हम इस व्यवहार को जर्नल में लिखने से पहले पूरा विश्लेषण करेंगे। ये कहता है डेप्रिसिएशन, ये हम हमेशा फिक्स्ड एसेट में रखते हैं। फिक्स्ड एसेट जैसे कि बिल्डिंग या फिर प्रेमाइसेस, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, फर्नीचर, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। मतलब इनकी आयु 12 साल से ज्यादा है। जब कहीं पर भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हम हमेशा डिप्रिसिएशन लगाते हैं। मतलब इन फिक्स्ड एसेट्स का मूल्य हम कम करते रहते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स मूल्य में गिरावट आती है और कितने परसेंट से? तो हमारे मामले में यह है 10% और हमारे मामले में फिक्स्ड एसेट क्या है? तो वो है मशीनरी जिसका मूल्य है 30,000। इसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन लगाया है, मतलब इनका मूल्य 10% से कम होगा। अब ये 10% एक साल के लिए है।
हमें सिर्फ 2 महीने का डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? 30,000 का 10% आता है 3,000 रुपए और ये पूरे साल के लिए है, लेकिन हमें सिर्फ 2 महीने के लिए निकालना है। तो 2 गुना 3,000 और उसको विभाजित करेंगे 12 महीनों से। तो इसका जवाब आएगा 500 रुपए 2 महीने के लिए। तो इसका फॉर्मेट बनाते हैं और ये इसका फॉर्मेट है। अब हम डेबिट और क्रेडिट के नियम देखेंगे और पहले हम देखेंगे परंपरागत तरीका। इसमें जब हम डिप्रिसिएशन देखते हैं तो ये मूलतः एक्सपेंस है और जैसे कि ये एक्सपेंस है, ये एक नाम मात्र अकाउंट है और नाम मात्र अकाउंट एक्सपेंसेस हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, नाम मात्र अकाउंट है, तो हम इसे डेबिट करेंगे। और दूसरी चीज यहां पर हम देख सकते हैं जो है एसेट, वो है मशीनरी। मशीनरी ये एक एसेट है, तो ये हम हमेशा क्रेडिट में रखेंगे क्योंकि इसके मूल्य में गिरावट आती है। तो एसेट के मूल्य में गिरावट हम क्रेडिट में रखते हैं। तो ये नियम परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार डेप्रिसिएशन ये एक एक्सपेंस है। तो एक है एक्सपेंस अकाउंट जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें ज्यादातर बढ़त होती है। तो आधुनिक वर्गीकरण के डेबिट एवं क्रेडिट के नियमों के अनुसार एक्सपेंस में बढ़त हम हमेशा डेबिट करेंगे। और दूसरी चीज, मशीन ये एक एसेट है और एसेट में गिरावट है, तो हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे, ये है 23 अप्रैल, और उसके बाद पहले हमेशा डेबिट एंट्री आती है, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। हम डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर केवल डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेबिट स्तंभ में हम मूल्य लिखेंगे। हमने जो कैलकुलेट किया है वो है 500 रुपए। उसके बाद क्रेडिट टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, इसके सामने मैं लिखता हूं 500 रुपए और वर्णन में हम लिखेंगे बीइंग डिप्रिसिएशन ऑन मशीन और हम व्यवहार को खत्म कर देंगे। अगला व्यवहार जो 7वां व्यवहार है वो हुआ है 26 अप्रैल को और वो है 1.5 लाख रुपए कैपिटल पर 6% साल के हिसाब से 9 महीनों का ब्याज देना। तो मूलतः कैपिटल पर लगा हुआ ब्याज एक बिजनेस का एक्सपेंस है, तो ये एक एक्सपेंस है और जो कुछ भी कैपिटल पार्टनर या प्रोप्राइटर ने बिजनेस के लिए लगाया है तो बिजनेस उस कैपिटल पर ब्याज देता है, तो इसे एक्सपेंस मान लिया जाता है। तो कैपिटल की रकम है 1.5 लाख और उस पर ब्याज का रेट है 6% साल के लिए। हमें कैलकुलेट करना है 9 महीनों के लिए। अगर हम देखते हैं कि 1.5 लाख के ऊपर 6% तो वो आता है एक साल के लिए 9,000। अगर हम 1.5 साल को 6% से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है 9,000 साल के लिए और हमें 9 महीनों का ब्याज निकालना है। तो मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं 9 गुना 9,000, उसे डिवाइड करना है 12 महीनों से, तो वो आता है 27,000 और 27,000 को 4 से डिवाइड करना है, तो आखिर में हमें जवाब मिलेगा 6,750 रुपए। तो ये कैपिटल पर लगा हुआ ब्याज है। हम देखेंगे इसे जर्नल में किस तरह से दर्ज करना है और ये है उसका फॉर्मेट। हम तारीख से शुरुआत करते हैं, वो है 26 अप्रैल और पर्टिकुलर्स में हम हमेशा पहले डेबिट की एंट्री लिखते हैं और उसके बाद क्रेडिट एंट्री लिखते हैं। तो अगर हम डेबिट और क्रेडिट के नियम देखें तो परंपरागत नियम के अनुसार एक्सपेंस एक नाम मात्र अकाउंट है और उसे हम हमेशा डेबिट में रखेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और उसकी रकम है 6,750 और आगे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है 6,750 रुपए से और वर्णन में हम आसान शब्दों में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% फॉर 9 मंथ्स। तो ये सारी चीजें मैं संक्षेप में लिखूंगा और एंट्री खत्म कर दूंगा। इस तरह से ये व्यवहार हम पूरा कर सकते हैं।
ये हमने परंपरागत तरीके से किया है। अगर हम आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार डेबिट एवं क्रेडिट के नियम देखते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल पर लगा हुआ ब्याज एक एक्सपेंस है और कैपिटल एक अलग अकाउंट होगा। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है और एक्सपेंस अकाउंट है। जैसे कि एक्सपेंस बढ़ रहा है, हम इसे डेबिट में रखेंगे और साथ ही साथ कैपिटल के ऊपर क्या ब्याज बढ़ रहा है, तो हम हमेशा इसे क्रेडिट करेंगे। तो आधुनिक डेबिट और क्रेडिट के नियमों के अनुसार ये उचित भी है। तो अब तक हमने इन सारे व्यवहारों को देखा। ये सारे व्यवहार जो हमने देखे वो 26 अप्रैल तक हुए हैं। तो कुल मिला के ये 8 ट्रांजैक्शंस हैं और अब तक हमने 7 ट्रांजैक्शंस को देखा। अब हम आखिरी ट्रांजैक्शन देखेंगे जो हुआ है 30 अप्रैल को, और हम अगले पन्ने पर देखेंगे और ये कहता है कोई एक्स आदमी दिवालिया हो गया जिसने 20,000 रुपए देने थे। उसकी जायदाद से आखिरी लाभांश जो कि रुपए में 60 पैसा है वो मिला। मान लो एक्स एक आदमी है और ये सचिन ट्रेडर के लिए डेटर है। तो एक्स ऐसा व्यक्ति है जिसने 20,000 रुपए देने हैं। मतलब सचिन ट्रेडर्स को एक्स से आने वाले पैसे हैं 20,000। अब एक्स जो डेटर है उसका दिवाला निकल चुका है और वो क्या कहता है कि 20,000 रुपए देने के बजाय उसने 1 रुपए में से 60 पैसा दिया है। या हम कह सकते हैं रुपए में से 60 पैसा मतलब 60%। तो उसने 20,000 रुपए में से 60% दिया है और 40% बाकी रह गया, तो वो हुआ बैड डेट। तो ये है बैड डेट। अब इसे बुक्स ऑफ अकाउंट यानी जर्नल में कैसे दर्ज करना है? सबसे पहले हम 60% और 40% का कैलकुलेशन देखेंगे। जो कैश मिला है वो है 60%। ठीक है, तो मैं यहां पर कैलकुलेशन करता हूं। 20,000 रुपए आने हैं और असल में 60% ही मिल गए। जब हम 20,000 को 60% से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 12,000। मतलब सचिन ट्रेडर को 12,000 रुपए मिले और बाकी बचा हुआ 40% एक बैड डेट है। तो 20,000 का 40% आता है 8,000। तो 8,000 रुपए बन गए बैड डेट। ये हो गया नुकसान और 12,000 रुपए मिल गए।